नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का आज छठा और आखिरी दिन है। हमास ने अब तक 81 बंधकों को रिहा कर दिया और इजराइल ने अब तक 180 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अब आज के बाद सीज फायर का क्या होगा? क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर से शुरू होगी जंग? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच भारत ने यूएन में फिलिस्तीन का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार खुले तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान का नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की 2 दिन बढ़ी मियाद भी आज खत्म हो रही है। बुधवार को सीज फायर का छठा और आखिरी दिन है। इजराइल ने सीज फायर के 5वें दिन 30 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। हमास प्रशासित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमास ने अब तक 81 बंधकों को रिहा कर दिया और इजराइल ने अब तक 180 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हालांकि इजरायली सेना अब भी गाजा में है। गाजा के लोगों के हालात बद से बदतर है। गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इस जंग ने गाजा में 15,000 लोगों की जिंदगी छीन ली। इस बीच इजरायली पीएम ने अपने आधिकारिक पोस्ट में लिखा, हम अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सभी किडनैप हुए लोगों की वापसी, जमीन के ऊपर और नीचे हमास का सफाया और यह वादा कि गाजा अब इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार खुले तौर पर प्रतिक्रिया दी। यूएन के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत और फिलिस्तीनियों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान का नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता। रुचिरा कंबोज ने भारत और फिलिस्तीन के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों और राज्य शांति और समृद्धि के प्रयास में फिलिस्तीन को भारत के लगातार समर्थन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज हम यहाँ ऐसे वक्त पर इकट्ठा हुए हैं जब इजराइल हमास की जंग की वजह से मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। इलाके में बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान जा रही है। इनमें महिलाएं और बच्चों की जान का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। ये एक खतरनाक मानवीय संकट है। हम नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि भारत ने हमास के आतंकी हमले की निंदा की। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। यूएन में बोलते हुए रुचिरा ने कहा, आतंकवाद और नागरिकों को बंधक बनाना चिंताजनक है और इसका कोई औचित्य नहीं है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने की वकालत करता है। साफ है, भारत आजाद फिलिस्तीन का समर्थन तो करता है, लेकिन हमास की आतंकी कार्रवाई का सख्त विरोध करता है। वहीं हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम के खत्म होने के बाद क्या होगा? शांति लौटेगी या फिर शुरू होगा संग्राम? फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो यूएन में फिलिस्तीनियों के साथ दिखाई दिया भारत और कहा रुकनी नहीं चाहिए मदद। इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे चर्चा। 2 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। मंजू जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। मैम, भारत ने हमास के अप्रत्याशित हमले का विरोध किया था और इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया था। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का समर्थन किया है। क्या ये विरोधाभास है या भारत अधिक मानवीय तरीके से इस विषय को देख रहा है, इसलिए ऐसा आभास होता है?
बिल्कुल दोनों ही बातें हैं जो आपने कही हैं। ये बिल्कुल मानवता के तौर पे भी भारत का मानना है कि जो सिविलियंस हैं उनको ऐसे मतलब उनको बनना नहीं चाहिए। तो इतने एक्सटेंट तक इतनी उनको मारा जा रहा है और सफर कर रहे हैं वहाँ पे, तो हम उनको एड भी भेज रहे हैं, उनके साथ खड़े भी हैं। और पैलेस्टीन के मुद्दे पे हमारा बहुत पुराने उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं और पीएलओ के साथ भी हमने गहरे संबंध बनाए थे और हमने उनको रिकग्नाइज ही फर्स्ट नॉन अरब स्टेट था इंडिया जिन्होंने उनको रिकग्निशन दी थी पीएलओ को। तो ये एक बहुत पुराना ये है। तो लेकिन जो हमास है, एक क्वेश्चन है कि क्या वो आम फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो एक दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे क्योंकि जब भी हमने हमास ने जो हमला किया और बिल्कुल टेररिस्ट की तरह और आतंक उन्होंने छोड़ा अपना और हॉस्टेजेस को, सिविलियन हॉस्टेजेस को कहीं एक इजरायलियों को लेके चले गए, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो बिल्कुल एक आतंक किया उन्होंने। तो इससे हम हमास को बिल्कुल कंडेम करते हैं और अच्छे से हमने कंडेम किया उनको और सही किया, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था। और इजराइल ने जो उसको हमने इसे सपोर्ट किया कि इजराइल को हक बनता है कि उसको काउंटर करे। लेकिन अब जो इतने दिन निकल गए हैं और इतना वो जो हानि हो गई है और आम आदमी जो वहाँ पे फिलिस्तीनी है उसको बहुत ही जोखिम है और बहुत ही प्रॉब्लम है। इसलिए हमने अब उनके साथ उनकी तरफ अपनी जो मानविकता है और जो मानवीयता है उनको दिखाई है और कहा है कि हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं आम आदमी को और हम टू स्टेट नेशन को सपोर्ट करते हैं। शुरू से हम यही कह रहे हैं और उसी की तरफ हमारा फिर से एक रिकमेंडेशन रहा है आज यूएन में कि हम टू स्टेट एक सोल्यूशन ही एक आगे समाधान है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई और चीजें हैं जो समझने की यहाँ कोशिश हम करना चाहेंगे संजीव जी से भी। सर, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत ने बार बार युद्ध रोकने का आह्वान किया था, लेकिन उसने दोनों पक्षों में किसी के प्रति समर्थन नहीं जताया था, ना किसी पक्ष की आलोचना की थी। लेकिन भारत ने हमास के हमले का स्पष्ट तौर पर विरोध व इजराइल के कार्रवाई का समर्थन किया था। कई मंचों पर हमास के हमले की निंदा को भारत के रुख के बदलाव के रूप में भी इस दौरान देखा गया। सर, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, भारत का जो इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति जो रुख है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और भारत के इजराइल के साथ भी घनिष्ठ संबंध है और फिलिस्तीन के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के दौरान अगर एक बदलाव की बात अगर मैं कहूं तो सिर्फ ये हुआ है कि हमने ये जो दोनों संबंध है इनको डीहाइफेनेट कर लिया है, यानी हम इजराइल के साथ एक स्वतंत्र संबंध रखते हैं और फिलिस्तीन के साथ अलग संबंध रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही भारत के इस रुख से संतुष्ट है और भारत और इजराइल और भारत और फिलिस्तीन के संबंध स्वतंत्र रूप से लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो हमला इजराइल के ऊपर हुआ 7 अक्टूबर को, जाहिर है कि भारत भी आतंकवाद का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। 26/11 का हमला हमने देखा था और जाहिर है कि इस तरीके का जो हमला है वो भारत के लिए अनएक्सेप्टेबल है और वही यही कारण है कि जब ये हमला 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से एक ट्वीट को करते हुए, एक मैसेज को देते हुए कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर काम करता है। ये जो नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है और आतंकवाद को ये नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो भारत है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। यही बात हमारी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कपूर जी ने भी कहा है कि जो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता रहा है और यही और चूंकि आतंकवाद का ये मुद्दा था और हमास एक आतंकी संगठन है और हमास का जो कृत्य है वो एक आतंकी कृत्य है। हालांकि भारत ने अभी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया, लेकिन सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि हमास का जो कृत्य था एक आतंकी कृत्य था और ये जिस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसी वजह से भारत ने इजराइल के जो आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में उसके साथ पूरी तरह से खड़ा था। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, ये जो युद्ध है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध नहीं है। ये जो युद्ध है इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है, ये इजराइल का आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है
और इसके लिए प्रयास पहले भी किए गए हैं, आने वाले समय में भी प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है सर, टू स्टेट सोल्यूशन को लेकर आपने यहाँ पर बात की, इसको लेकर मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगी, लेकिन मंजू सेठ जी, एक चीज और, वैश्विक संबंधों का समीकरण जितना तेजी से बदल रहा है, क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, क्या विदेश नीति को भी उसी अनुपात में डायनामिक बनाने की जरूरत है? और मैम, क्या किसी एक लकीर को पकड़कर चला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल डायनामिक फॉरेन पॉलिसी, इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बहुत जरूरी है और वो ही हो रहा है। आप देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमारा फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल इंडिया के हित को मद्देनजर रखते हुए हमेशा फॉर्मुलेट होता है और अभी भी हो रहा है। और बिल्कुल हर एक कंट्री का ये एवोल्यूशन रहा है और इंडिया और भारत का जो अब रिसेंट इयर्स में जो हमारा जो रवैया रहा है और आजकल भी जो है बिल्कुल अपना हित को सबसे सामने रखते हुए और हम हमारी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है, स्टैटिक हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जो वैश्विक जैसे आपने कहा समीकरण इतने रैपिडली बदल रहा है, इतना जल्दी से सब चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल निम्बल फुटेड होना चाहिए और हम वैसा ही कर रहे हैं, मेरा मानना है। और बिल्कुल रिस्पॉन्स हमारा उसी के हिसाब से फॉर्मुलेट होता है एंड बिल्कुल एक जो रिजिड अप्रोच है वो बिल्कुल रह नहीं सकता है और वही हम कर रहे हैं और इसकी बहुत ही आवश्यकता है ताकि हमारे जो हित हैं और हमारे जो इंटरनेशनल जो संबंध हैं वो भी बिल्कुल ठीक बने रहें। और जैसे इन्होंने कहा संजीव जी ने कि बिल्कुल हम साथ में फिलिस्तीन के साथ भी रखा हुआ अच्छा अलग संबंध और स्टैंड अलोन उनका अलग है, इसराइल के साथ अलग है, क्योंकि जिसमें हमारा हित है उसके हिसाब से आगे चलते हैं। तो बिल्कुल ही ये डायनामिक है, इवॉल्विंग एक अप्रोच है और वही हम कर रहे हैं और वो बहुत ही आवश्यक है। आज लगातार चर्चा कर रहे हैं हम फिलिस्तीन के साथ भारत। और संजीव जी, सीज फायर के दौरान भी इजरायली प्रधानमंत्री हमास के सफाई की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता से क्या इजरायल की नीति प्रभावित होगी? देखिए, इजराइल जो है ये युद्ध लड़ रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, ये बात बहुत स्पष्ट है और इजराइल को आतंकवाद के विरुद्ध ये युद्ध लड़ना भी चाहिए और उस पर विजय हासिल करनी चाहिए। और जो भी विश्व के ऐसे सभी राष्ट्र या सभी ऐसे जो लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के, वो सभी जानते हैं कि आतंकवाद की जो चुनौती है ये पूरी मानवता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है और ये जाहिर है कि इसके ऊपर विजय हासिल होनी चाहिए। कोई आतंकी संगठन फिर से 7 अक्टूबर जैसा आतंकी हमला इजराइल के ऊपर करने का दुस्साहस न कर सके, इस बात को इजराइल इंश्योर करेगा और उसे करना भी चाहिए। और आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, भारत हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, विश्व के सभी ऐसे राष्ट्र जो कि आतंकवाद के ऊपर विजय देखना चाहते हैं, जो विश्व के में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को देखना चाहते हैं, जो ऐसे सभी राष्ट्र जो कि सभ्यताओं के बीच में संवाद देखना चाहते हैं और जो जाहिर है कि हमला जो आतंकियों ने किया वो अरब और इजराइल के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसको तोड़ने के लिए किया गया था। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए किया गया हमला था, एक साजिश थी। तो ऐसे सभी राष्ट्र जो कि सभ्यताओं के बीच में संवाद देखना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमास जैसा आतंकी संगठन उसको नेस्तनाबूद करना चाहिए और उसको जो है उसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जो मानवीय संकट है वो भी एड्रेस करना होगा, इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इजराइल वर्तमान समय में टेम्पोररी सीज फायर के लिए जरूर एग्री हो गया है, लेकिन उसका आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान है वो आगे आने वाले समय में जारी रहेगा। और इजराइल को जब तक सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिल जाती, जब तक इजराइल इस बात को इंश्योर नहीं कर लेता, कोई आतंकी संगठन उसके ऊपर ऐसा हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरानियन बैक्ड अनेक आतंकी संगठन वहाँ मौजूद है। हमास तो एक है, उसके अलावा हिजबुल्लाह भी है, हुती भी है और सीरिया और इराक में अनेक छोटे बड़े आतंकी संगठन है जिसको ईरान की पूरी बैकअप रहती है। तो इजराइल को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए और उसको सिक्योरिटी गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक इजराइल का ये जो अभियान है रुकेगा नहीं। बिल्कुल सर, ये तो यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटी को लेकर बात हुई, लेकिन इस दौरान नई चुनौतियां जो हैं वो भी सामने आएंगी, क्योंकि मंजू सेठ जी, इजराइल गजा की सुरक्षा व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। क्या क्षेत्र पर
कब्जा किए बिना ऐसा संभव है? और यदि ऐसा प्रयास होता है तो इससे क्या नई चुनौतियां उभरेंगी? वो चाहते तो हैं कि इजराइल चाहता तो है कि हमारा उससे कब्जा हो जाए, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली हो पाएगा कि नहीं अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो हमास है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रूट्स हैं, जहाँ तक जो सब पढ़ने में और सुनने में आ रहा है। तो उनको जब तक, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको हटाना चाहते हैं इजराइल, लेकिन हटा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी सपोर्ट अलग जगह है और बहुत अलग देशों के वहाँ पे उनकी सपोर्ट है, वो कहाँ भी जाके छुप सकते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। और क्योंकि टेररिस्ट हमने देखा है जहाँ भी हम इनकी कोशिश रही है उनको हटाने की या खत्म करने की, हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, और यहाँ पे भी एक ऐसी चुनौती बन रही है और बनी रहेगी। हाँ, लेकिन इनकी इच्छा तो है इजराइल की कि हम इनको हटाएं वहां से, और उनका जो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है खत्म करें गाजा में, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगाएं ताकि ये फिर से वहाँ पे पनप न पाए। लेकिन पूरे द रेस्ट ऑफ द फिलिस्तीनी स्टेट में वो क्या करते हैं और कहाँ है, जैसे हिजबुल्लाह का भी उनका सपोर्ट है और कौन इनके बैकर्स हैं, कहा जा रहा है कतार भी सपोर्ट करता है इनको और ईरान भी सपोर्ट करता है। तो अगर ये तब तक सपोर्ट इनकी नहीं खत्म होगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे जो उनका जो उन्होंने जो एक आह्वान किया था कि हम जब तक इजराइल को खत्म नहीं करेंगे हम चैन से बैठेंगे नहीं जी। तो अगर ऐसी रिजिड पोजीशंस रहेंगी तो समाधान निकलना मुश्किल और चुनौतियां बनी रहेंगी। लेकिन जैसे हम लोगों ने हमेशा से कहते आ रहे हैं, इंडिया भी कहता आ रहा है और मेरा भी मानना है कि जब तक नेगोशिएशन के साथ और ये जो गारंटीज इजराइल मांग रहा है उनको सिक्योरिटी इंटरेस्ट की, उनको अगर एश्योर किया जाए नेगोशिएशन के द्वारा, तभी जाके आगे समाधान निकल सकता है। और ये 2 स्टेट का जो नेगोशिएशंस है वो ही एक सोल्यूशन नजर आ रहा है। बिल्कुल, और 2 स्टेट की बात इससे पहले यहाँ पर संजीव जी भी लगातार कर रहे थे। और एक और चीज संजीव जी मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि फिलिस्तीनी राष्ट्र बनाने के क्रम में भारत हमास के स्टेटस को किस रूप में देखता है? गजा पट्टी पर उसके नियंत्रण के बावजूद क्या हम उसे वहां के लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमास जो है अब इस बात को डिजर्व करता है कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। हमास ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। हमास जरूर 2007 के बाद से ये इम्प्रेशन देता रहा कि वो अपने व्यवहार में सुधार ला रहा है, वो एक नॉर्मल गवर्निंग बॉडी की तरह से काम कर रहा है। इजराइल को भी चाहिए कि उसने इस प्रक्रिया में एक बहुत ही बड़ा सेटबैक, एक धोखा दिया है, बिट्रेयल है। और इजराइल भी कोशिश कर रहा था कि हमास के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना करके रखें, वर्किंग वीजा वगैरह दे करके, और तमाम अन्य माध्यमों से इजराइल भी हमास के सिस्टम के साथ कोऑपरेट करने की उसने पूरी कोशिश की। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया, उसके बाद से हमास ने अपना जो लोगों के रिप्रेजेंटेशन का जो राइट है वो खो दिया। और 2006 में जो गाजा में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के बाद जो वहाँ की जो फतह पार्टी है, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के तौर पे वहाँ पे वेस्ट बैंक के शासन करती है, उसके साथ भी हमास ने खूनी संघर्ष किया। 1 वर्ष तक ये पूरा एक गृह युद्ध गाजा में चला, और उसके बाद उन्होंने फतह को और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा से खदेड़ दिया और वहाँ पर अपना एक छत्र जो शासन आतंक का जो छत्र मैं कहूँगा कि वो स्थापित कर लिया। और उस प्रक्रिया में जो पैसे वगैरह उनको आते थे उसने टनल्स को बनाने का काम किया, लगभग 500 किलोमीटर की। और जाहिर है कि इनका जो पूरा तंत्र है वो लगातार इस बात की प्रोवाइड कर रहे थे कि किस तरीके से हमास का जो आतंक का जो तंत्र है उसको अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाया जाए। तो ये हमास का जो पूरा चरित्र है वो अब एक्सपोज हो चुका है, वो आतंकी संगठन है। और जाहिर है कि इस तरीके के संगठन के साथ भारत भी किसी भी तरीके का, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई रिलेशनशिप रखना चाहेगा। और जाहिर है कि यदि हम किसी से के साथ अगर कभी हमारा संबंध है, फिलिस्तीन के साथ हमारा संबंध है, तो वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के साथ है, प्रेसिडेंट अब्बास के साथ है, न कि ये जो हमास है उसका जो चीफ है इस्माइल हनिया जो कतार में बैठा हुआ है उसके साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि हमास के साथ भारत भी कोई किसी तरीके का संबंध रखना चाहिए। जी, आज के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।